हेलो एस्पिरेंट्स, आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे हाल ही में सुर्खियों में रहे हमारे एक महत्वपूर्ण टॉपिक की। और टॉपिक है एसडीजी के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे 2015 में, उनको 10 वर्ष हो चुके हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि इन 10 वर्षों में भारत की विकास यात्रा क्या रही है, भारत की उपलब्धियां क्या रही हैं, भारत के सामने एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चुनौतियां क्या रही हैं। साथ साथ में हम जानेंगे कि आगे की राह क्या होनी चाहिए भारत की। तो टॉपिक शुरू करें उसके पहले थोड़ी सी संक्षिप्त चर्चा करते हैं। देखिए, एसडीजी जो लक्ष्य है उनको 2015 में निर्धारित किया गया था कि हमें 2030 तक उस लक्ष्य है उनको प्राप्त करना है, और उन्हीं को हाल ही में 10 साल हो चुके हैं। एसडीजी लक्ष्यों से पहले चला करते थे एमडीजी लक्ष्य, यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। उनको खत्म हुए 2015 में, उसके बाद एसडीजी लक्ष्यों को निर्धारित किया गया। तो इस सेशन में हम लोग जानते हैं कि भारत की विकास यात्रा एसडीजी लक्ष्यों को लेकर क्या रही। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेशन शुरू करने से पहले कि वास्तव में एसडीजी लक्ष्य क्या है, और इसके तहत जो बात करें कि हमें सतत विकास प्राप्त करना है, वो सतत विकास वास्तव में क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, सतत विकास की जो अवधारणा है या परिभाषा जो है, सबसे पहले जो आई थी, एक कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उसका नाम है ब्रुटलैंड कमीशन। उसकी रिपोर्ट आई थी 1987 में। उसके तहत पहली बार सतत विकास क्या होता है इसको परिभाषित किया गया। अगर सिंपल से शब्दों में हम लोग बात करें कि एसडीजी क्या होता है, यानी कि सतत विकास क्या होता है, गोल्स तो अलग हो गए, कि हमें इस तरह से विकास करना है कि हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है उसकी आवश्यकताएं भी पूरी हो जाए, और जो संसाधन है वो आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचे रहे। ठीक है, तो ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है जो कि इस कमीशन ने भी बताई थी, कि ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करे और आने वाली पीढ़ी की जरूरतों से भी समझौता नहीं करे। मतलब हमें संसाधनों का इस तरह से जुडिशियस उपयोग करना है कि वर्तमान में तो आवश्यकता पूरी हो ही जाए, साथ साथ में जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी संसाधनों की कमी नहीं हो। तो एसडीजी लक्ष्यों की अगर बात करी जाए तो एसडीजी लक्ष्यों के अंतर्गत 17 गोल्स निर्धारित किए गए थे, और उसके अंतर्गत 169 टारगेट्स बताए गए थे कि हमें इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है कब तक, 2030 तक। और ये जो एसडीजी लक्ष्य है वो वास्तव में क्या चाहते हैं, पूरी दुनिया के जो देश हैं उनसे क्या चाहते हैं। ये चाहते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से जो भी विकास हो रहा है उसमें एक प्रकार का संतुलन बना रहे, वो संतुलन बिगड़े नहीं। अगर ये संतुलन बना रहेगा तभी सतत विकास होगा और आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधनों की कमी नहीं महसूस होगी। तो हम एक एक करके पहले जानते हैं कि जो एसडीजी लक्ष्य निर्धारित किए गए 17, वो क्या है। संक्षिप्त में थोड़ी सी इनकी चर्चा करते हैं। तो इस एक फ्लो चार्ट या डायग्राम के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स निर्धारित किए गए थे। तो पहला जो गोल है उसके अंतर्गत बोला गया था कि 2030 तक हमें पॉवर्टी जो है, यानी कि गरीबी जो है, उसको खत्म करना है। ठीक है, दूसरे लक्ष्य में ये बात करी गई थी कि जो हंगर होती है, तो हमें 2030 तक जीरो हंगर को अचीव करना है वैश्विक स्तर पर, यानी कि कोई भी इंसान भूखा नहीं सोए, ऐसा हमें प्रयास करना है वैश्विक स्तर पर। तीसरे में बात करी गई थी कि सब लोगों के लिए एक अच्छी हेल्थ हो और उनकी वेल बीइंग हो, ऐसा एसडीजी 3 का जो लक्ष्य है उसमें निर्धारित किया गया था। ठीक है, चौथे की बात करें तो चौथे में यह लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि जो एजुकेशन है वो सबको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो, वैश्विक स्तर पर जितने भी लोग हैं उनको सबसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो, और शिक्षा वो समावेशी हो, यानी कि सभी लोगों की पहुंच शिक्षा तक होनी चाहिए। पांचवें में निर्धारित किया गया था कि जेंडर जो है उसमें समानता आनी चाहिए, यानी कि लैंगिक समानता की बात करी गई थी। लैंगिक समानता अगर बात करें तो विकासशील देशों में काफी कम होती है, महिलाओं को अधिकार नहीं होते हैं। तो एसडीजी 5 में बोला गया था कि हमें वैश्विक स्तर पर लैंगिक समानता अचीव करनी है। छठवें की अगर बात करें तो एक और बड़ी समस्या है विकासशील देशों में या अल्प विकसित देशों में कि क्लीन वाटर और सैनिटेशन नहीं हो पाता। तो छठवें लक्ष्य में निर्धारित किया गया था कि हमें वैश्विक स्तर पर क्लीन वाटर और सैनिटेशन की जो सुविधा है वो लोगों को प्रोवाइड करनी है। सातवें लक्ष्य में निर्धारित किया गया था कि जो ऊर्जा हो वो स्वच्छ हो और वहनीय होनी चाहिए लोगों की। ऐसा नहीं हो कि ऊर्जा तो अवेलेबल है परंतु बहुत सारे जो लोग हैं उस ऊर्जा को अफोर्ड नहीं कर पाए, यानी कि वहनीय भी होनी चाहिए और स्वच्छ होनी चाहिए ताकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। आठवें लक्ष्य में निर्धारित किया गया था कि लोगों को डिसेंट वर्क मिले और इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो। इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तभी लोगों को रोजगार मिल पाएगा और लोग एक तरह से अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा पाएंगे। नौवें लक्ष्य में निर्धारित किया गया था कि इंडस्ट्री
इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है। देखिए ये सब चीजें एक साथ रिलेटेड है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है वो भी बढ़ेगा एक तरह से। 10वें में निर्धारित किया गया था कि हमें जो भी असमानता है वैश्विक स्तर पर उनको कम करना है। 11वें में निर्धारित किया गया था कि हमारे जो शहर है वो सस्टेनेबल होना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि शहरों में आबादी बढ़ रही है और शहर जो है उस बढ़ती आबादी का बोझ झेल पाए और पर्यावरणीय रूप से और सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से सशक्त बन पाए, ऐसी बात करी गई थी 11वें लक्ष्य के अंतर्गत। 12वें में बात करी गई थी कि हम जो कंजप्शन करते हैं या जो प्रोडक्शन करते हैं वो सस्टेनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम प्रोडक्शन तो कर रहे हैं परंतु उसके वजह से पर्यावरण को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो प्रोडक्शन और कंजप्शन दोनों क्या होना चाहिए, सस्टेनेबल होने चाहिए। 13वें लक्ष्य में निर्धारित किया गया था कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके प्रति हमें कार्रवाई करनी है, तो क्लाइमेट एक्शन लेना है हमें, ताकि जो एसडीजी गोल्स है वो बेहतर तरीके से प्राप्त किए जा सके 2030 तक। अगला बात किया गया था कि लाइफ बिलो वाटर जो है, जो समुद्र के नीचे जो जीव जंतु रहते हैं उनके बारे में भी ध्यान देना है, क्योंकि वो भी एक फूड चेन जो होती है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला बात किया गया था कि लाइफ ऑन लैंड यानी कि जमीन पर जो लाइफ है उसके लक्ष्य को प्राप्त करना है 2030 तक। 16 में निर्धारित किया गया था कि वैश्विक स्तर पर शांति होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए और जो संस्थान है वैश्विक स्तर पर जो ग्लोबल गवर्नेंस को देखते हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए वो संस्थान। 17वें में बात किया गया था कि पार्टनरशिप फॉर गोल्स, मतलब ये है कि जो लक्ष्य हमें प्राप्त करने हैं सारे के सारे, उसके लिए निजी क्षेत्र हो गया, विभिन्न देश हो गए, विकसित देश हो गए, विकासशील देश हो गए, सबकी एक तरह से पार्टनरशिप होना बहुत जरूरी है। तो ये 17 गोल्स जो है निर्धारित किए गए थे जिनको प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2030। ठीक है, तो ये एसडीजी गोल्स के बारे में हमने थोड़ा संक्षिप्त में जाना कि वास्तव में ये क्या है। आगे देखते हैं न्यूज में क्या है। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में हम लोग स्पेशली बात करने वाले कि भारत ने एसडीजी गोल्स को अपनाया है, तो भारत एसडीजी गोल्स को प्राप्त करने के लिए क्या कर रहा है, कुछ संस्थागत संरचना भारत ने खड़ी करी है। तो भारत में जो नीति आयोग है उसको प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है कि आप जो है एसडीजी का क्रियान्वयन करेंगे। एसडीजी के बारे में अगर कोई भी कोऑर्डिनेशन करना होगा, समन्वय करना होगा तो आप करेंगे। साथ साथ में एसडीजी लक्ष्य हमने कितने प्राप्त किए, कितने नहीं किए, क्या चुनौतियां आ रही है, उसके बारे में निगरानी का काम किसका होगा, नीति आयोग का। यानी कि हमने नीति आयोग को पूरा नोडल बना रखा है कि आप सारा काम इसमें देखेंगे, क्रियान्वयन करेंगे, समन्वय करेंगे और निगरानी करेंगे। और साथ साथ में भारत ने क्या किया कि भारत सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एसडीजी इंडिया इंडेक्स निकालता है। इससे यह पता लगता है कि हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो एसडीजी के मामले में कितनी प्रगति कर रहे हैं। तो फिर अगर प्रगति कम हो रही है किसी एसडीजी गोल्स के लेके, तो एक साक्ष्य आधारित नीति निर्माण किया जा सके। जैसे कि एसडीजी 4 की बात करें, अगर कोई राज्य पिछड़ा हुआ है या फिर राष्ट्र के स्तर पर हम लोग एसडीजी 4 में पिछड़े हुए हैं, तो सरकार है फिर कुछ ऐसी योजनाएं, प्लान्स या इनिशिएटिव्स लेके आएंगी ताकि जो एसडीजी 4 में हम पिछड़े हुए हैं उसको आगे बढ़ाया जा सके। तो इससे क्या होगा कि एक तो राज्यों में जिसको बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी कि प्रतिस्पर्धी और एक तरह से संघीय संघवाद जो है उसको भी बढ़ावा मिलेगा एसडीजी इंडिया इंडेक्स से। तो हमने ये देखा कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स जब पहली बार नीति आयोग ने जारी किया था, इसका काम नीति आयोग ही करता है, नीति आयोग जारी करता है। 2018 में जारी किया था और उसके बाद ये लगातार बढ़ा है। राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो 2018 में एसडीजी जो इंडेक्स था उसका मान था 57, ये 100 में से निकाला जाता है, 57 था, जो कि 2023-24 में बढ़ के 71 हो चुका है। यानी कि हम लगातार रूप से एसडीजी में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी बात निकल के आती है नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स में। अगला हमने क्या किया कि हमने एसडीजी का स्थानीयकरण भी किया। स्थानीयकरण क्या होता है कि जो वैश्विक लक्ष्य निर्धारित किए गए 17 गोल्स और 169 टारगेट्स जो निर्धारित किए हैं, उसके आधार पर हम एसडीजी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं राष्ट्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, जिला स्तर पर और स्थानीय स्तर पर, ताकि एक तरह से टारगेटेड प्लान्स एंड पॉलिसी शुरू की जा सके। अगर कोई एरिया है पिछड़ा है एसडीजी गोल्स में तो उसके लिए अलग से इंटरवेंशन किए जा सके। तो इसके लिए हमने एक 2018 में नीति आयोग के द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम भी चलाया गया था। और जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है
उनकी भी भूमिका को बढ़ावा दिया जा रहा है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम में यही था कि जो भी जिले हमारे एसडीजी गोल्स में पिछड़े हुए हैं, उनमें अलग से हमें कुछ इंटरवेंशन करने हैं ताकि वो एसडीजी के मानकों पे ऊपर आ सके। और 2024 में नीति आयोग इससे थोड़ा और आगे बढ़ा और जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो ब्लॉक्स होते हैं, तो उन्होंने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम भी शुरू किया कि अब जिले की बात हो गई, अब हम लोग और माइन्यूट लेवल पे जाते हैं कि ब्लॉक के स्तर पे देखते हैं कि कौन सा ब्लॉक ज्यादा पिछड़ा हुआ है किसी जिले में। तो ये हमने संस्थागत ढांचा खड़ा किया ताकि एसडीजी जो है उसका क्रियान्वयन, उसकी निगरानी और उसकी प्रगति को देखा जा सके भारत में। ठीक है, अगला हम लोग बात करें कि भारत में अब एसडीजी को हमने 2015 से अपना लिया, तो भारत की कुछ उपलब्धियां हैं जो कि इन पिछले 10 वर्षों में निकल कर आई है कि भारत ने क्या क्या अचीव किया एसडीजी के। तो कुछ प्रमुख गोल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से गोल्स में भारत ने अच्छा काम किया है। तो पहला जो लक्ष्य है एसडीजी 1, उसके तहत बात किया गया था कि गरीबी का उन्मूलन करना 2030 तक। तो हम देखते हैं कि 2013-14 से लेकर 2022-23 तक हमारे यहां पर लगभग 24 करोड़ और 80 लाख लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से बाहर आए। यानी कि हम जो प्लान्स एंड पॉलिसीज चला रहे हैं एसडीजी के 1 की प्राप्ति के लिए, वो सही डायरेक्शन में जा रही है कि लोग गरीबी रेखा के बाहर आ रहे हैं। कुछ प्लान्स एंड पॉलिसी की बात करें जो एसडीजी 1 के लिए, जैसे मनरेगा हो गया, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाते खोले गए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लोगों को किया गया। तो उससे क्या हुआ, एक तो लीकेज कम हुआ और जो लाभार्थी था उसको डायरेक्ट पैसा मिला बिना भ्रष्टाचार के। तो इससे भी कहीं ना कहीं गरीबी उन्मूलन हो रहा है। तो ये देखने को मिलता है कि हाँ, एसडीजी 1 में हम ठीक ठाक प्रगति कर रहे हैं। दूसरा बात करते हैं कि जो तीसरा लक्ष्य है, हम यहाँ पे उन लक्ष्यों की बात कर रहे हैं जिनमें भारत ने बेहतर कार्य किया है ना। अब तीसरे लक्ष्य की बात करें जिसमें स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं कि स्वास्थ्य के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य के लिए भी देखने को मिलता है कि भारत सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी है, जैसे कि आयुष्मान भारत योजना है। इसके तहत लोगों को बीमा प्रदान किया गया है। लगभग अगर बात की जाए, ये आयुष्मान भारत योजना के तहत 50 करोड़ लोगों को एक तरह से बीमा भारत सरकार ने प्रदान कर दिया है। और हम ये देख रहे हैं कि क्या जो स्वास्थ्य के लिए हम ठीक काम कर रहे हैं क्या। तो कुछ ऐसे आंकड़े निकल के हैं कि हम स्वास्थ्य की दिशा में बेहतर काम कर रहे हैं। जैसे कि एमएमआर जो होता है, यानी कि मातृ मृत्यु दर जो होती है, वो 130 से घटकर 97 पर आ गई है। यानी कि हम इस दिशा में ठीक काम कर रहे हैं। एमएमआर की अगर थोड़ी सी बात की जाए तो वो ये है कि 1 लाख जितने जीवित जन्म होते हैं उनमें से अगर कितनी माताओं की मृत्यु हुई है तो वो बात करते हैं, तो वो 1 लाख जीवित जन्मों पे 97 आ चुकी है। यानी कि स्वास्थ्य का जो एसडीजी है उसके लिए भी हम ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं। और उसके लिए हमने आयुष्मान भारत करके एक प्रमुख योजना चला रखी है। अलग अलग राज्यों के स्तर पे भी अलग अलग योजनाएं चल रही हैं, परंतु अगर नेशन वाइज देखी जाए तो आयुष्मान भारत एक बड़ी योजना है। चौथा बात करते हैं, उसमें बात की गई थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। तो ऐसा आंकड़ा निकल के आया कि प्राथमिक स्तर जो होता है शिक्षा का, वहां पर हमने नामांकन जो रेट होती है उसको, उच्च नामांकन रेट को लगभग प्राप्त कर लिया है। और वहां पे लड़के और लड़कियां दोनों एक तरह से नामांकन रेट हमने 100% के अराउंड उसको प्राप्त कर लिया है। तो हमने शिक्षा के लिए क्या क्या किया, हमने एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेके आए 2020 में। साथ साथ में हमने क्या किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चालू करी। साथ साथ में हमने सर्व शिक्षा अभियान चालू किया ताकि जो एसडीजी 4 है, जिसके तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करी जा रही है, वो हम हमारे नागरिकों को प्रदान कर सके। अगला बात करते एसडीजी 6 की, यानी कि स्वच्छ जल और स्वच्छता, यानी कि सैनिटेशन के क्षेत्र में हम लोग क्या कर रहे हैं। तो इस क्षेत्र में हमने ठीक काम किया। जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम सरकार के द्वारा 2014 में लॉन्च किया गया था। इसके तहत ये बोला गया था कि गांव में एक बड़ी समस्या कि ओपन डेफिकेशन होता है, यानी कि खुले में शौच लोग जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, स्वच्छता मेंटेन नहीं हो पाती और अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो हमने स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो वहां पे शौचालय बनवाना शुरू किया ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ये देखते हैं हम लोग लगभग 11 करोड़ के आसपास शौचालय निर्मित हो चुके हैं। और एक हमने शुरू किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक स्वच्छ पेयजल की भी बड़ी समस्या आती है। तो हमने 2019 में एक योजना लॉन्च करी, जल जीवन मिशन उसका नाम है। उसके तहत हमने ये बोला कि 2024 तक हम लोग प्रयास करेंगे कि भारत के जो क्षेत्र है ग्रामीण इलाकों में टैप्ड वाटर, यानी कि जो नल से पानी आता है उसकी सुविधा प्रदान कर दे। परंतु ये लक्ष्य अभी अचीव नहीं हुआ है। इसको फिर टारगेट को बढ़ाकर 2028 कर दिया है
कि 2028 तक हम लोग प्रयास करेंगे कि भारत में जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पे टैप्ड ड्रिंकिंग वाटर है वो लोगों को मिल सके, ताकि स्वच्छता को बरकरार रखा जा सके। अब 7वें लक्ष्य की अगर बात करें तो सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा की अगर बात करी जाए तो हम पेरिस क्लाइमेट चेंज जो हुआ था समझौता, पेरिस क्लाइमेट चेंज समझौता जो हुआ था उसके तहत हमने बहुत सारे राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं निर्धारित करी थी कि हम जो जलवायु परिवर्तन के तहत हमारा योगदान ये होगा और हम CO2 का उत्सर्जन जो है उसको कम करने का प्रयास करेंगे। तो उसमें भी ये देखा जाता है कि हमने एक तो हमारे नागरिकों को सौभाग्य योजना के तहत लगभग 100% विद्युतीकरण भारत में अचीव कर लिया है, यानी कि लोगों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा हम लोग प्रदान कर रहे हैं। साथ साथ में हमने ये देखा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो थी उसके तहत लगभग 10 करोड़ LPG कनेक्शन प्रदान किए गए। देखिए LPG कनेक्शन से होता क्या है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में पहले क्या हुआ करता था कि खाना पकाने के लिए या पानी गर्म करने के लिए किसी भी चीज के लिए लकड़ी जलाई जाती, तो लकड़ी से एक तो प्रदूषण हुआ करता था। तो हमने ये सोचा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत LPG कनेक्शन प्रदान किए जाए ताकि जो है उस समस्या से निदान पाया जा सके। तो हमने लगभग 10 करोड़ का एक आंकड़ा अचीव किया है LPG कनेक्शन का। तो इससे ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हो रहा है कि स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति हो पा रही है। सौर ऊर्जा की अगर क्षमता की बात करें तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हम काफी अग्रणी हो चुके हैं और हमने लगभग 26 गुना की वृद्धि जो है वो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्राप्त करी है। अगला अगर बात करें लक्ष्य 13 जो था कि जलवायु कार्रवाई में भारत क्या कर रहा है, या SDG का ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया कि तो जलवायु परिवर्तन के प्रति कार्रवाई भी करनी है, तो भारत इसमें भी अग्रणी है। भारत ने जो NDC यानी कि नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन जो था उसके कुछ लक्ष्य वो समय से पहले जो भारत ने निर्धारित किए थे उससे पहले ही प्राप्त कर लिए। तो इसमें अगर बात करी जाए जलवायु कार्रवाई में तो भारत का जो समग्र स्कोर था 2020-21 में 54 था इस SDG के लिए प्रॉपरली, तो वो बढ़कर 2023-24 में हो चुका है 67, यानी कि हम लोग जलवायु परिवर्तन के प्रति कार्रवाई करने में भी भारत एक अग्रणी देश है। हम यहां देखें कि भारत ने क्या क्या उपलब्धि हासिल करी है कौन कौन से SDG में। SDG 1 जो कि गरीबी उन्मूलन से संबंधित है, SDG 3 जो कि स्वास्थ्य से संबंधित है, SDG 4 जो कि शिक्षा से संबंधित है और SDG 6 जो कि जल और स्वच्छता से संबंधित है। साथ साथ में SDG 7 जो कि सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित है और SDG 13 जो कि जलवायु कार्रवाई से संबंधित है। तो हमने भारत की उपलब्धियां जानी, परंतु हम अभी भी कुछ लक्ष्यों में पीछे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमने सारे लक्ष्य अचीव कर लिए हों, तो कुछ भारत की कमियां भी है। क्या ऐसी चुनौतियां हैं जो भारत फेस कर रहा है, तो उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। उससे पहले थोड़ा सा एक ये जान लेते हैं कि भारत में जो SDG इंडिया इंडेक्स है वो वास्तव में किस तरह से काम करता है, उसके बाद फिर चुनौतियों को जानेंगे। तो SDG इंडिया इंडेक्स की अगर बात करी जाए तो देखिए SDG इंडिया इंडेक्स सबसे पहले कौन निकालता है, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग ने इसको शुरू किया था 2018 में और ये राष्ट्रीय स्तर पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को रैंकिंग प्रदान करता है, उनकी प्रगति का आकलन करता है और बताता है कि आप किस SDG लक्ष्य में आगे हैं, किस SDG लक्ष्य में पीछे हैं। तो ये हमने बनाया, तो हमने 113 संकेतों के आधार पर SDG इंडिया इंडेक्स जारी किया जाता है। 113 संकेतों, और जो 113 संकेत बनाए वो किसने बनाए, एक मॉस्पी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय जो है उसके द्वारा ये निर्धारित किया गया था कि 113 लक्ष्यों के आधार पर हम लोग SDG इंडिया इंडेक्स निकालेंगे, जिसको निकालता है आपका नीति आयोग। और ये प्रगति का मूल्यांकन करता है और रैंकिंग नंबर देता है 0 से 100 के बीच में। तो राज्यों की कैटेगरी निर्धारित की गई कि 0 से 100 के बीच में कैसे कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे। तो अगर 0 से 49 के बीच में है तो उस राज्य को बोलेंगे एस्पिरेंट। ठीक है, अगर 50 से 64 के बीच में आया तो उसको बोलेंगे कि राज्य परफॉर्मर है। ठीक है, 65 से 99 के बीच अगर आया तो उस राज्य को बोलेंगे ये राज्य फ्रंट रनर है। और अगर 100 हो गया पूरा तो मतलब उस राज्य ने सब कुछ अचीव कर लिया SDG का। और ये तो राज्यों के हिसाब से भी दिया जाता है, साथ साथ में हम लोग नेशन वाइड भी एक निकालते हैं कि नेशन के स्तर पर हमारा स्कोर क्या चल रहा है। तो भारत के स्कोर की जैसे हमने थोड़ी देर पहले भी बात करी थी कि 2018 में 57 था नेशनल लेवल पर, जो कि 23-24 में बढ़कर 71 हो चुका है। और भारत ने 2018 से लेकर 2023-24 तक इसमें लगातार वृद्धि हुई है, 57, 60, 61, 71 इस तरह से इसमें लगातार वृद्धि हुई है ना। अब फ्रंट रनर अगर राज्यों की बात की जाए कितने फ्रंट रनर कौन है, यानी कि जिनका स्कोर है 65 से 99 के बीच में, तो 2020-21 में ऐसे राज्य 17 थे, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिलाकर।
ऐसे 17 थे, जो कि 23-24 में हो चुके हैं 32। यानी कि राज्यों के स्तर पर भी काम ठीक चल रहा है। राज्य पहले परफॉर्मर होंगे, फिर फ्रंट रनर की श्रेणी में आ रहे हैं। यानी कि हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी एसडीजी के लिए ठीक काम कर रहे हैं, ऐसा हमें पता लग रहा है एसडीजी इंडिया इंडेक्स। ठीक है, अब ये इंडेक्स निकाल रहे हैं, क्या मतलब इस इंडेक्स का, क्यों निकाल रहे हैं हम लोग? देखिए, शुरुआत में भी थोड़ा सा मैंने बताया कि जब इंडेक्स निकालेंगे तभी तो हमें हमारी उपलब्धियां पता लग पाएगी, तभी तो हमें हमारी कमियां पता लग जा पाएगी, तभी तो हमें हमारी चुनौतियां पता लग पाएगी किसी भी एसडीजी को लेके। तो जब एसडीजी इंडिया इंडेक्स निकालेंगे तो एक तो राज्य प्रेरित होंगे एक दूसरे से कि देखिए, अगर यूपी में इस प्लान को लागू करके, इस योजना को लागू करके उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया, तो हो सकता है एमपी भी उससे इंस्पायर होकर वो काम करेगा। साथ साथ में ये होगा कि हम एक साक्ष्य आधारित नीति निर्माण और निर्णय ले पाएंगे कि हमें किस एसडीजी के लिए काम करना है। तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स भी जान लिया। अब हम लोग जानते हैं कि भारत की चुनौतियां क्या है। अभी भी हम लोग 71 पे पहुंचे, 100 पे तो नहीं पहुंचे। तो क्या चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के बारे में जानते हैं और फिर उनका समाधान देखेंगे कि भारत 2030 तक कैसे इन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। तो अब बात करें भारत की कुछ प्रमुख चुनौतियों के बारे में। जैसे कि भारत की सबसे प्रमुख चुनौती है एक तो संरचनात्मक, और इसमें सबसे बड़ी चुनौती है वित्तीय चुनौती। भारत के पास संसाधन जो हैं वो कम है, सरकार के पास संसाधन कम है, तो और हमें लगभग $4 ट्रिलियन के आसपास चाहिए कि हम एसडीजी लक्ष्यों को 2030 तक प्राप्त कर पाए, और ये बड़ा गैप। तो हमें आगे सुझाव में हम लोग ये बात कर सकते हैं कि सरकार को एक तो निजी क्षेत्र है, एकेडमिया है, इन सबको शामिल करना चाहिए इसमें। तो एक बड़ी चुनौती हमारे पास क्या है कि वित्तीय चुनौती है एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। दूसरा क्या है, तो स्वास्थ्य के बारे में अगर बात करूं, अगर कुछ स्पेसिफिक उसके बारे में बात करी जाए कि क्या क्या चुनौतियां स्वास्थ्य को लेके, शिक्षा को लेके और जलवायु कार्रवाई को लेके, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि दोहरा बोझ है। दोहरा बोझ क्या होता है कि हमारे यहाँ पे संचारी और गैर संचारी दोनों बीमारियां बढ़ रही है। अगर गैर संचारी बीमारियों की बात करूं तो मैं होता है मधुमेह, मोटापा, कैंसर इत्यादि होती है गैर संचारी। संचारी वो होती है जो बैक्टीरिया और वायरस के थ्रू होती है ना, और जो फैलती है जैसे मलेरिया हो गया, उसकी बात हो सकती है। तो इसका दोहरा बोझ भारत के ऊपर। अब ये देखा जा रहा है कि भारत में गैर संचारी बीमारियां ज्यादा बढ़ रही है धीरे धीरे, तो उस वो एक चुनौती अपने आप में भारत के पास आ रही है। और एक जो चुनौती सबसे बड़ी देखने को मिलती है वो है कि भारत में अभी भी आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो बहुत ज्यादा है। आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर क्या होता है कि जैसे मैं हूं, अगर मुझे स्वास्थ्य पर मुझे कल को कोई बीमारी होती है तो मैं कितना पैसा अपनी जेब से खर्च कर रहा हूं 100 रुपए में से। जैसे कि मैं अगर 60 रुपए अपनी जेब से खर्च कर रहा हूं तो ये मेरा हो जाएगा आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर। यानी कि मेरे पास कोई बीमा पॉलिसी नहीं है, सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके माध्यम से मैं उसका लाभ ले सकूं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर किसी परिवार में कोई बीमारी हो जाती है तो परिवार उस बीमारी पर खर्च करते करते ही बहुत सी बार ऐसा होता है कि गरीबी रेखा के नीचे चला जाता है अगर कोई ऐसी लाइलाज बीमारी हो जाती है तो आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर भारत में ज्यादा है। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा हमने ठीक है अचीव कर लिया, प्राथमिक स्तर पर उच्च नामांकन दर हासिल कर ली, ठीक है, परंतु शिक्षा की गुणवत्ता भी हमारे यहाँ बहुत खराब है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सबकी पहुंच नहीं हो पाई है। सरकारी स्कूल जो होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उनकी हालत आप सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार की होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है वहां पे, पाठ्य पुस्तकें अवेलेबल नहीं होती है वहां पे, शिक्षक की काफी कम होते हैं। और अभी हम लोग जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ, तो ऑनलाइन एजुकेशन की भी अगर बात करें तो वो कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्रों में ज्यादा अवेलेबल है, ग्रामीण क्षेत्रों में कम अवेलेबल है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिजिटल डिवाइड एक अभी भी ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में मौजूद है। तो शिक्षा के लिए एक ये चुनौती आती है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में क्यों अभी बेहतर नहीं कर पा रहे। अगला बात करें कि जलवायु कार्रवाई को लेके, ठीक है, हमने 26 गुना सौर ऊर्जा की कैपेसिटी प्राप्त कर ली और हमने उज्ज्वला योजना के तहत भी काम किया, परंतु जलवायु कार्रवाई को लेके अभी भी हम लोग देखते हैं कि हमारी जो बिजली उत्पादन होता है भारत का, उसमें अभी भी लगभग 70 से 75% जो हिस्सा है वो किससे आता है, कोयले से उत्पादन होता है। तो कहीं ना कहीं ये है कि हम लोग अभी भी बहुत ज्यादा स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ नहीं पाए। कोयले से उत्पादन होगा तो उससे क्या होगा, CO2 का उत्सर्जन होगा, और CO2 का उत्सर्जन होगा तो कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन में ये योगदान करेगा। नीतियां भी अगर बात करें जलवायु के क्षेत्र में, जलवायु कार्रवाई के क्षेत्र में, तो अभी अपर्याप्त है, बहुत ज्यादा हम लोग इस क्षेत्र में काम नहीं कर पाए। अगला अगर बात करें कि नीतिगत आलोचना क्या कर सकते हैं, नीतिगत आलोचना एक तरह से ये है कि जैसे कि हमने स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया, जल जीवन मिशन शुरू किया, हमने ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमने टॉयलेट्स जो होते हैं, शौचालय, वो तो बना दिए,
परंतु हम लोग व्यवहारात्मक परिवर्तन इतना नहीं ला पाए कि सब लोग उस टॉयलेट का उपयोग करें। हम लोग जल जीवन मिशन के तहत टैप ड्रिंकिंग वाटर गांव में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु गांव के लोगों की अभी भी व्यवहारात्मक परिवर्तन इस तरह से नहीं हो पाया कि हमें टैप ड्रिंकिंग वाटर पीना है, वो वही कुएं का जो पानी होता है या फिर वहां पे कोई नदी का पानी है उसी को सेवन करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक तो व्यवहारात्मक समस्या आ रही है, दूसरा ये है कि इन योजनाओं के तहत जो डाटा प्राप्त होता है उस डाटा में भी कहीं ना कहीं लुकेना होता है, प्रॉपर तरीके से हमें डाटा प्राप्त नहीं हो पाता। जब डाटा प्राप्त नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हम बेहतर नीति निर्माण नहीं कर पाएंगे। आयुष्मान भारत योजना जो हमने शुरू करी स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए, अच्छी योजना है, 50 करोड़ लोगों को कवर कर रही है, भारत के एक बड़ा आंकड़ा होता है, परंतु उस योजना के तहत जो फंड अलॉट किया गया है वो फंड अपने आप में कम है। साथ साथ में बहुत सी बार ऐसा होता है कि जो हॉस्पिटल जो भी आयुष्मान भारत योजना के तहत रजिस्टर्ड है वो धोखाधड़ी भी करते हैं, जबरदस्ती एडमिट करके रखेंगे, बिल बना देंगे, या फिर जो मरीज है और वो एक तरह से हॉस्पिटल दोनों साठगांठ कर लेते हैं और उसके तहत धोखाधड़ी भी करी जा रही है। तो भारत के सामने एसडीजी लक्ष्यों को 2030 तक प्राप्त करने के लिए कुछ प्रमुख चुनौतियां अभी विद्यमान है, इनको हमें देखने की आवश्यकता है। तो अब इन चुनौतियों का समाधान क्या होना चाहिए, अब समाधान के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए आगे की राह इसमें क्या होगी, यही होगा कि हमें सबसे पहले तो फंडिंग के लिए निजी क्षेत्र को शामिल करना है एसडीजी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। अब साथ साथ में हमें क्या करना है कि हमें केवल संरचना ही नहीं बनानी है, हमें गुणवत्ता पे भी फोकस करना है। मतलब जो भी सेवा हम लोग प्रदान कर रहे हैं, कुछ भी जो कर रहे हैं वो स्थिर होनी चाहिए, वो लंबे टाइम के लिए सस्टेनेबल होनी चाहिए। साथ साथ में अगर हमने स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया, जल जीवन मिशन शुरू किया, तो लोगों की सोच में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। अभी भी जैसे स्वास्थ्य सुविधाओं की भी अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में ओझाओं का बड़ा बोलबाला रहता है, लोग हॉस्पिटल जाने से डरते हैं कि कहीं ना कहीं एक तो ऐसा होगा कि मेरा बिल बहुत ज्यादा बना दिया जाएगा, अलग अलग प्रकार की मुझे दवाइयां, महंगी महंगी दवाइयां दे दी जाएगी। तो लोगों का व्यवहारात्मक परिवर्तन बहुत जरूरी है अगर आपको अपनी योजनाओं को सक्सेसफुल करना है और ग्राउंड लेवल पे उसका इम्प्लीमेंटेशन बेहतर करना है। तो दूसरा क्या है, संस्थागत मजबूती। वो कैसे कि हम बात कर रहे हैं कि एसडीजी का स्थानीयकरण होना चाहिए, कि एसडीजी जो है वो राष्ट्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, जिला और स्थानीय स्तर पर लागू होने चाहिए अलग अलग आवश्यकताओं के अनुसार, जैसे कि हमने आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरू किया। परंतु अगर जब हम एसडीजी का स्थानीयकरण कर रहे हैं और हमारे जो लोकल इंस्टीट्यूशन है पीआरआई और यूएलबी, अगर उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, तो वो कैसे उसको लागू कर पाएंगे। तो हमें कहीं ना कहीं जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है और अर्बन लोकल बॉडीज है उनकी भी प्रशासनिक और वित्तीय क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि हम एसडीजी के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। ठीक है, अगला अगर बात करें तो हमें एक समग्र दृष्टिकोण लेके चलना पड़ेगा। हमें ऐसा नहीं कि एक जो योजना चल रही है वो गरीबी उन्मूलन के अलग चल रही है, स्वास्थ्य के लिए अलग चल रही है, शिक्षा के लिए अलग चल रही है, स्वच्छ पेयजल के लिए अलग चल रही है। हमें ऐसा ओवरलैपिंग ना हो, हमें कम से कम प्लान्स एंड पॉलिसीज में टकराव कम करना है, एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण जो है उसको लेके चलना है, ताकि क्योंकि ये सारे लक्ष्य एक साथ जुड़े हुए हैं। अगर स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होगी, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर स्वास्थ्य पे होने वाला आउट ऑफ द पैकेट एक्सपेंडिचर कम होगा तो लोग गरीबी रेखा के नीचे नहीं जाएंगे, यानी कि हमारा एसडीजी 1 प्राप्त होगा। अगर जैसे कि डिसेंट वर्क हमने एक देखा था, एक एसडीजी का लक्ष्य है कि डिसेंट वर्क अगर लोगों को मिलेगा तो कहीं ना कहीं वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है वो प्राप्त कर पाएगा अपने बच्चों के लिए। तो ये सारे लक्ष्य एक साथ जुड़े हुए हैं और हमें इनको एकीकृत रूप से ही देखने की आवश्यकता है कोई भी प्लान और पॉलिसी बनाते टाइम पर। अगला क्या है, जैसे यूएन का ने बोला कि भारत को 6 प्राथमिकता वाले क्षेत्र में उसमें तुरंत और त्वरित रूप से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। उसने ये बताया कि भारत को खाद्य प्रणाली, क्योंकि हम लोग ये देखते हैं जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो आता है उसमें हमारी रैंक हमेशा लगभग 100 से प्लस रहती है और टोटल देश कितने होते हैं 110। तो कहीं ना कहीं हमारी खाद्य प्रणाली अभी भी ऐसी है जो जरूरतमंदों को अनाज प्रदान नहीं कर पा रही है। तो खाद्य प्रणाली पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत को ऊर्जा पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, भारत ऊर्जा का एक अच्छा उत्पादक है, परंतु पर कैपिटा के हिसाब से देखा जाए तो भारत की रैंकिंग जो है वो बाकी देशों की तुलना में बहुत ज्यादा आती है। तो हमें ऊर्जा भी लोगों तक पहुंचानी है। ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा होगा, ठीक है, बिजली कनेक्शन आपके पास आ गया, परंतु 24 घंटे में से आपके पास 2 घंटे लाइट आ रही है, तो ऊर्जा प्रदान करनी पड़ेगी। डिजिटल जो है उस पर भी तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि डिजिटल डिवाइड न रहे और डिजिटल स्पेस जो है वो सभी लोगों के लिए समावेशी बन पाए। अगला हम लोग बात करें शिक्षा की, हमने बात करी कि लोगों के पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं है,
शिक्षा हमारी समावेशी नहीं है, यानी कि हाशिए पर मौजूद जो लोग हैं या जो विद्यार्थी है उनको प्रॉपर तरीके से शिक्षा नहीं मिल पाती, या मिलती भी है तो कुछ प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो ड्रॉप आउट कर देते हैं। तो हमें शिक्षा के ऊपर भी ध्यान देना है, रोजगार सुरक्षा पे भी हमें ध्यान देना है काफी ज्यादा मात्रा में, क्योंकि ये रोजगार अगर लोगों के पास होगा तो उससे बहुत सारे जो एसडीजी वो जुड़े हुए हैं। हमने अभी बात करी, स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है, शिक्षा जुड़ा हुआ है, गरीबी जुड़ा हुआ है, सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। जलवायु और जैव विविधता के लिए भी हमें त्वरित गति से काम करने की आवश्यकता है, ताकि हमारा पर्यावरण जो है वो भी सस्टेनेबल रह सके। तो ऐसे यूएन ने बोला कि भारत को इन 6 लक्ष्यों पर तो तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये हमें कुछ कार्य करने की आवश्यकता है ताकि हम एसडीजी जो लक्ष्य हैं वो 2030 तक बेहतर रूप से प्राप्त कर सकें। ठीक है, अब अगला बात करें इसके निष्कर्ष के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए, निष्कर्ष यही होगा कि भारत जो है एसडीजी लक्ष्यों की जो प्राप्ति करेगा वो एक्चुअली ऐसा है कि भारत न केवल एसडीजी लक्ष्यों की प्राप्ति करेगा 2030 तक, बल्कि भारत का जो लक्ष्य है कि हमें 2047 तक एक विकसित देश बनना है, उसके लिए भी बहुत जरूरी होगा। अगर भारत ने 2030 तक एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया तो कहीं ना कहीं 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का जो हमारा सपना है या हमारा टारगेट है उसकी दिशा में एक कदम होगा। और भारत एसडीजी लक्ष्यों को 2030 तक प्राप्त करके न केवल अपने नागरिकों के लिए एक गुणवत्तापूर्ण जीवन जो है उसको सुनिश्चित कर सकता है, साथ साथ में किसी को ना पीछे छोड़ने वाले सिद्धांत को लेकर भारत विश्व के सामने एक विकास का जो मानक है उसको भी प्रस्तुत कर सकता है। तो हम इसको इस प्रकार से कंक्लूड करेंगे। अब ये हमने पूरा टॉपिक देखा, अब इसकी इंपॉर्टेंस की अगर हम लोग यूपीएससी के रिलेवेंस में बात करें तो देखिए, एसडीजी 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। आपके जो यूपीएससी का सिलेबस है, इधर वो पेपर 1 का हुआ, 2 का हुआ, 3 का हुआ, 4 का हुआ या फिर आपके निबंध का हुआ, वहां सब जगह कोड करने के लिए आपके एसडीजी के उपलब्ध होंगे। शिक्षा से संबंधित कोई सवाल आ रहा है, एसडीजी 3 आप कोड कर देंगे उसमें, है ना। एसडीजी 3 है आई गेस, वो जो भी लक्ष्य होगा उसमें होगा। अगर किसी से भी संबंधित कोई सवाल आ रहा है, स्वास्थ्य से संबंधित आ रहा है, तो आप तुरंत एसडीजी को कोड कर देंगे वहां पे। स्वास्थ्य से संबंधित 3, 4 जो है आपका शिक्षा संबंधित हो गया। अगर ऊर्जा से संबंधित आ रहा है तो आप एसडीजी 7 को कोड कर देंगे वहां पे। तो ये हमारे यूपीएससी के रिलेवेंट के हिसाब से बहुत ज्यादा है। तो ये टॉपिक हमने पूरा डिटेल से विस्तार से समझा। अब आप लोग कुछ क्वेश्चन देखिए, इन क्वेश्चनों के जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक प्री का संबंधित क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए रीड कर देता हूं कि क्या है। प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह इंडेक्स नीति आयोग द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति को मापने के लिए जारी किया जाता है। दूसरा है, इसका उद्देश्य राज्यों के बीच सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देना है। तीसरा है, 2018 में अपनी स्थापना के बाद से भारत के समग्र स्कोर में लगातार सुधार हुआ है, और हमें सही आंसर इसका बताना है। तो ये प्रीलिम्स का है, आप इसको आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक अभ्यास प्रश्न जो है वो मुख्य परीक्षा के लिए भी है, उसकी भी रीड कर देता हूं आप लोगों के लिए। और इसका एटलीस्ट आप कमेंट बॉक्स में इसके पार्ट्स डिवाइड करके बताइएगा कि इंट्रो में क्या आएगा, पार्ट 1 में क्या आएगा, पार्ट 2 में क्या आएगा और कंक्लूजन में क्या आएगा। तो क्वेश्चन है हमारा, भारत के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से बुनियादी सेवाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति करी है। भारत की प्रमुख उपलब्धियों का आलोचनात्मक विश्लेषण करते हुए उन चुनौतियों पर प्रकाश डालिए जो 2030 एजेंडा को साकार करने में बाधक है। आगे की राह के लिए कुछ व्यवहारिक सुझाव भी दीजिए। ये आपका 220 वर्ड और 15 मार्क्स का है। तो आप इसका क्या मुझे इस तरह से बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इंट्रो में क्या लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट में क्या लिखेंगे, सेकंड में क्या लिखेंगे, और जितने भी इसके पार्ट बनते हैं और कंक्लूजन में आप लोग क्या लिखेंगे। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर कुछ कुछ पॉइंट्स बना के आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने एसडीजी के बारे में पूरी भारत की जो एक डिकेड की विकास यात्रा थी और भारत की जो प्रमुख चुनौतियां हैं और आगे की राह के बारे में चर्चा करी। आज के सेशन में तो इतना ही, और ऐसे ही अन्य सेशन देखने के लिए जुड़े रहिए विजन आईएएस के साथ। थैंक यू सो मच।